Hello, students, and welcome to Prep IAS. I am Shubhangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for your history and culture for UPSC CSE Prelims 2023. The topic for today is going to be the three powers who had risen in the 8th century, which is your Palas, Pratiharas and Rashtrakutas, and their struggle for Kannauj, which is also very famously known as the tripartite struggle. So let's begin. Now, students, the last topic that we had done as a part of ancient India was योर हर्षवर्धन रेन. हमने देखा था कि भाई हर्षवर्धन है, चालुक्याज हैं और पल्लव हैं, जो कि हमारी 7th सेंचुरी को यानी कि 600 से 700 को डोमिनेट कर रहे थे. उसके बाद में स्टूडेंट्स हम कहते हैं, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही थी, कि 8th सेंचुरी से हमारे देश में अर्ली मिडिवल पीरियड शुरू हो जाता है. अर्ली मिडिवल पीरियड जो है स्टूडेंट्स, इसमें हम देखते हैं कि हर्षवर्धन की डायनेस्टी यानी कि वर्धन डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी जो है वो डिक्लाइन कर जाती है, और उसकी जगह जब वो कन्नौज से डिक्लाइन कर जाती है इनकी पावर, तो हम देखते हैं एकदम एनार्की की सिचुएशन हो जाती है. एनार्की मतलब कि कौन पावर में आएगा, कोई भी पॉपुलर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है हमारे पास में, सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं है. इस वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी पावर्स कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए लड़ाई करने लगती हैं. कन्नौज के लिए इतना स्ट्रगल क्यों हो रहा है? हमने देखा स्टूडेंट्स, एंशियंट इंडिया में अगर हम मौर्याज और गुप्ताज और महाजनपद पीरियड, मौर्याज और गुप्ताज, इन तीनों की अगर बात करें तो इस टाइम तक सबसे इंपॉर्टेंट सिटी हमारी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी. पाटलिपुत्र जो है पोस्ट गुप्ता पीरियड में, यानी गुप्तास के डिक्लाइन होने के साथ साथ पाटलिपुत्र भी डिक्लाइन हो जाती है. पाटलिपुत्र के बाद हमारे देश में जो नेक्स्ट मेजर सिटी बनती है, यानी कि अगर आपने इसका कंट्रोल कर लिया तो आपके पास नॉर्थ इंडिया का कंट्रोल आ जाएगा, वो बनती है कन्नौज. कन्नौज क्यों इंपॉर्टेंट थी? इसके रीजंस हम लोगों ने हर्षवर्धन की रेन में पढ़े हैं कि भाई फर्टाइल एरिया में थी, उसके अलावा फोर्टिफाई करना आसान था, कनेक्टेड थी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन में थी, फर्टाइल थी. इन कारण की वजह से कन्नौज जो है उसको हर्षवर्धन अपनी सीट ऑफ पावर बनाते हैं. अब हर्षवर्धन की डेथ के बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सारी जो छोटी मोटी पावर्स हैं वो कोशिश कर रही हैं कि भाई हम कन्नौज को कंट्रोल कर लें, क्योंकि अगर हम कन्नौज को कंट्रोल कर लेंगे तो हम नॉर्थ इंडिया के अंदर पावर में आ जाएंगे. इसकी वजह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं छोटी छोटी पेटी प्रिंसिपैलिटीज और इंडिपेंडेंट किंगडम्स जो हैं वो हर्षवर्धन के एम्पायर के रूइंस के ऊपर आके खड़े होते हैं. हमारे पास एक अरबिक टेक्स्ट है स्टूडेंट्स जिसका नाम है चचनामा. चचनामा जो है ये एक अरबिक टेक्स्ट है, और इस किताब के अंदर हमें बताया गया है कि हर्षवर्धन की डेथ के बाद 4 राजा हैं जो कि 70 साल के लिए कन्नौज को रूल करते हैं एक के बाद एक, जिसमें से हमारे पास एक है रासिल राय, एक है सैयर, एक है साहिरस और एक है राई हरचंदर. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि कोई भी एक बड़ी पावर नहीं आ पा रही है. जैसे भाई हमारे पास पुष्यभूति डायनेस्टी एक बड़ी डायनेस्टी थी, लेकिन उसके टूटने के बाद में कोई भी एक बड़ी पावर नहीं आ पा रही. छोटे छोटे रूलर्स हैं जो आ रहे जा रहे हैं और इस जगह को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमारे पास ये छोटे मोटे रूलर्स आते हैं और ये हमें चचनामा से पता चल रहा है. अब आपके माइंड में आएगा कि यार अरेबिक टेक्स्ट कहाँ से आ गई. बेसिकली स्टूडेंट्स 8th सेंचुरी जो है उसको अर्ली मिडिवल पीरियड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस पीरियड के अंदर हम देखते हैं हमारे देश में बहुत सारे अरब ट्रैवलर्स आने लगते हैं. ये अरब ट्रैवलर्स कहाँ से आ रहे हैं? सेंट्रल एशिया से स्टूडेंट्स ये अरब ट्रैवलर्स आ रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया के साथ ट्रेडिंग करते थे. खास करके अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो गुजरात के साथ में काफी ज्यादा ट्रेडिंग चलती थी इन अरब ट्रैवलर्स की, अरब ट्रेडर्स के साथ में ट्रैवलर्स भी आए जिन्होंने इंडिया को एक्सप्लोर किया और अपने एक्सपीरियंसेस अपनी किताबों के अंदर लिखे. तो उसमें से हमारे पास एक किताब जो है वो है चचनामा. उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हम देखते हैं अरब ट्रैवलर्स आए, अरब ट्रेडर्स आए, और उसके अलावा हमारे पास कुछ अरब रूलर्स भी आते हैं. वो रूलर्स इंडिया के अंदर अपना एम्पायर बनाने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ रेड के लिए आते थे. तो अरब ट्रैवलर्स रेड करने के लिए, अरब रूलर्स जो हैं वो रेड करने के लिए आ रहे हैं. इसमें से सिर्फ एक रूलर होगा स्टूडेंट्स जिसको हम देखेंगे कि वो ऑलमोस्ट एंड ऑफ 8th सेंचुरी एडी, ठीक है, ऑलमोस्ट एंड ऑफ 8th सेंचुरी एडी आते आते जो है वो एक बार के लिए कुछ पार्ट जो है वो इंडिया का कैप्चर करेगा, लेकिन वो बहुत छोटा सा पार्ट होगा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में. तो उसकी बात हम बाद में करेंगे. अभी के लिए हम ये देख रहे हैं कि भाई अरब्स जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं, कुछ ट्रैवलर्स आ रहे हैं और कुछ हैं जो रेड करने के लिए इंडिया की तरफ आते थे. इसके तहत हमारे को ये किताब
लाभ मिल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि भाई हर्षवर्धन के बाद कन्नौज जो है उसको कुछ समय के लिए 4 रूलर्स ने कन्नौज को कंट्रोल किया। उसके बाद यहाँ पे एक फेमस रूलर का उदय होता है जिनका नाम है यशोवर्मन। यशोवर्मन के लिए कहा जाता है कि इन्होंने काफी सारे किंग्स को डिफीट किया, जैसे कि मगध के किंग, वंग के किंग एटसेट्रा। और फिर उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे एक नई सिटी बनाई जिसका नाम इन्होंने रखा यशोवर्मपुरा। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हम देखते हैं यशोवर्मन, उन 4 रूलर्स के बाद एक रूलर आ रहे हैं जो कि कन्नौज में थोड़े लंबे समय के लिए अपनी पावर को इस्टेब्लिश करेंगे। जब इनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है तो हम देखते हैं कश्मीर के अंदर एक राजा बैठे हैं जिनका नाम है ललित आदित्य। ये जो ललित आदित्य हैं ये यशोवर्मन की राइजिंग पावर को देखते हुए बहुत जेलस होते हैं एंड एज अ रिजल्ट ये इनकी कैपिटल कन्नौज या फिर गादीपुरा जो है उसके ऊपर अटैक करते हैं और यशोवर्मन को कन्नौज से हटा देते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमारे पास सबसे पहले है हर्ष। हर्ष की डेथ होती है तो हमारे पास 4 रूलर्स आते हैं। 4 रूलर्स के बाद हमारे पास कौन आ रहे हैं, यशोवर्मन आ रहे हैं। और यशोवर्मन को कौन डिफीट करेंगे, ललित आदित्य डिफीट करेंगे जो कि कश्मीर के रूलर हैं, वो इनको डिफीट करेंगे और फाइनली यशोवर्मन की पावर भी जो है वो कन्नौज के ऊपर से खत्म हो जाएगी। इसी के साथ स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो यशोवर्मन है इनसे आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से कुछ फैक्ट्स जुड़े हुए हैं जो हमारे लिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली यशोवर्मन जो है स्टूडेंट्स, इनके बारे में हमें राज तरंगिनी से पता चलता है। राज तरंगिनी क्या है स्टूडेंट्स, राज तरंगिनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी टेक्स्ट है जो कि कलहन ने लिखी थी संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। राज तरंगिनी जो है स्टूडेंट्स ये कश्मीर के जो रूलर्स हैं, ये कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताती है। कश्मीर के रूलर्स की हमारे को जीनियोलॉजिकल हिस्ट्री देती है, जीनियोलॉजिकल प्लस क्रोनोलॉजिकल, यानी कि एक के बाद एक डेट के साथ हमारे को पॉलिटिकल हिस्ट्री मिलती है कश्मीर के रूलर्स की कलहन की लिखी हुई राज तरंगिनी से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा क्योंकि यशोवर्मन को एक कश्मीर के रूलर हरा रहे हैं इसीलिए उनके पॉलिटिकल अकाउंट में इनका भी नाम आता है। और यहाँ पे राज तरंगिनी हमें ये बताती है कि यशोवर्मन के कोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स बैठते थे जैसे कि वाकपति राजा एंड भावभूति। इसमें से स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स भावभूति जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी हमारे पास यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में क्वेश्चन आया था। तो भावभूति जो है स्टूडेंट्स, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट संस्कृत प्लेस लिखे हैं जैसे कि मालती माधव, महावीर चरिता एंड उत्तराम चरिता। ये 3 मेजर संस्कृत प्लेस हैं जो कि भावभूति ने लिखे थे। और ये कौन है, ये यशोवर्मन के कोर्ट में बैठ रहे थे जो कि हर्षवर्धन के बाद में कन्नौज को कुछ समय के लिए कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स यशोवर्मन के बाद हम देखते हैं हमारे पास में 3 रूलर्स आते हैं जिनको हम आयुध डायनेस्टी का मानते हैं, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर हैं उनका नाम है इंद्रयुद्ध। इंद्रयुद्ध की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इंद्रयुद्ध जो है उनको एक बार के लिए हरा देते हैं ध्रुव राष्ट्रकूत। ये जो ध्रुव हैं स्टूडेंट्स ये एक राष्ट्रकूत रूलर हैं, ये एक राष्ट्रकूत रूलर हैं। तो अगर हम अपने चैप्टर की बात करें, हमारे को जो 3 मेजर डायनेस्टीज का डिस्कशन करना है वो है पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूत। अभी हम पूरा आगे देखेंगे राष्ट्रकूत कौन है, कहाँ से आए, ठीक है। अभी के लिए आपको ये देखना है कि भाई एक राष्ट्रकूत रूलर थे ध्रुव करके जो कि इंद्रयुद्ध को हरा देंगे। इंद्रयुद्ध जो है इनको एक पाल किंग भी हराएंगे जिनका नाम है धर्मपाल। तो इंद्रयुद्ध 2 बार हारते हैं, एक बार किससे हार रहे हैं, राष्ट्रकूत किंग ध्रुव से, और एक बार पाल किंग धर्मपाल से हार रहे हैं। ये कौन है, ये कन्नौज के अंदर बैठे हैं और कन्नौज की पावर को कंट्रोल करने के लिए पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूत तीनों स्ट्रगल कर रहे हैं। और इसके तहत ये इंद्रयुद्ध जो है इससे कोशिश करेंगे कि भाई हम इससे कन्नौज कैप्चर कर लें। कन्नौज के लिए इतनी लड़ाई क्यों चल रही है स्टूडेंट्स, क्योंकि कन्नौज इज द मेन सीट ऑफ पावर इन नॉर्थ इंडिया और जो इसको कंट्रोल कर लेगा उसके पास नॉर्थ इंडिया का कंट्रोल आ जाएगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स इसके बाद में आप क्या करेंगे, हम डायरेक्टली ये जो 3 पावर्स हैं इनका डिस्कशन करना शुरू करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स एक बार फिर से रिकैप ले लेते हैं। हमारे पास में 600 से 700 पूरा नहीं, काफी पहले, इससे 20-30 साल पहले ही हर्षवर्धन की डेथ हो जाएगी। तो ये जो पर्टिकुलर
टाइम पीरियड है, इसके अंदर कौन डोमिनेट कर रहा है? हर्षवर्धन डोमिनेट कर रहे हैं। और हर्षवर्धन जो है स्टूडेंट्स, इन्होंने अपनी सीट ऑफ पावर क्या बनाई थी? कन्नौज बनाई थी, क्योंकि कन्नौज जो है काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। हर्षवर्धन के बाद हम देखते हैं जब इनकी डेथ हो जाती है तो कोई भी बड़ी पावर नहीं आ पाती, छोटे मोटे रूलर्स होते हैं जो कि कन्नौज को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। इसके तहत हमने देखा कि बीच में हमारे पास 4 किंग्स आते हैं जो कि इस एरिया को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास में एक मेजर रूलर आते हैं जिनका नाम है यशोवर्मन। यशोवर्मन जो हैं वो काफी कुछ अच्छे समय के लिए, एक बार के लिए अपनी पावर कन्नौज में जमाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन यशोवर्मन को कौन हरा देंगे? एक कश्मीर के रूलर हरा देंगे, और इसका अकाउंट हमें राज तरंगिनी में भी देखने को मिलता है। यशोवर्मन के बाद कौन आते हैं? अयुद्ध रूलर्स आते हैं। अयुद्ध रूलर्स में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर अपने पास कौन से हैं? इंद्र अयुद्ध हैं। और इंद्र अयुद्ध जो हैं वो इन राष्ट्रकूट, प्रतिहारा और पाला पावर्स के कंटेम्पररी हैं, जो कि तीनों भी क्या कोशिश कर रही हैं कि भाई हमारे को कन्नौज की सीट मिल जाए जिससे कि हम नॉर्थ इंडिया के सुपर रूलर्स बन जाए। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स हर्षवर्धन की डेथ के बाद और पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के उदय होने से पहले नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या चल रहा था उसकी एक छोटी सी पिक्चर बनाई है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, 750 एडी आते आते, अप्रोक्सीमेटली 750 एडी आते आते हम देखते हैं कि इंडिया में 3 मेजर पॉलिटिकल पावर्स का उदय होता है। ये जो 3 पावर्स हैं स्टूडेंट्स, इनके नाम हम ऑलरेडी ले चुके हैं। एक है हमारे पास गुर्जर प्रतिहारा, दूसरे हैं हमारे पास पालाज, और तीसरे हैं हमारे पास राष्ट्रकूट। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये तीनों जो हैं ये कन्नौज के लिए स्ट्रगल करना शुरू करेंगे, क्योंकि जो कन्नौज को कंट्रोल कर लेगा उसकी नॉर्थ इंडिया के ऊपर सुप्रीमेसी हो जाएगी। क्योंकि ये 3 पावर्स मिलके कन्नौज के ऊपर हक जमाने की कोशिश कर रही हैं, कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रही हैं, इस वजह से हम इस ट्रायंगल को बोलते हैं ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। यहाँ पे स्टूडेंट्स स्ट्रगल की अगर हम बात करें तो इस स्ट्रगल का कोई डेफिनेट आंसर नहीं है कि भाई कौन जीता, क्योंकि हम देखते हैं मान लीजिए कुछ समय के लिए पालास के हाथ में पावर चली गई, कुछ समय के लिए प्रतिहारास के हाथ में चली गई, कुछ समय के लिए राष्ट्रकूटास के हाथ में चली गई। लेकिन ओवरऑल स्टूडेंट्स अगर हम इन तीनों पावर्स की बात करें तो सबसे लंबे समय के लिए जिनके हाथ में कन्नौज रहती है वो है गुर्जर प्रतिहारास। तो रिजल्ट तो हमारे स्ट्रगल का डिसाइसिव नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि प्रतिहार किंग नागभट्ट 2 वो रूलर रहे हैं जिन्होंने कन्नौज को सबसे पहले कैप्चर किया और लंबे टाइम के लिए अपने हाथ में रखा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं प्रतिहार किंग के ही एक और, प्रतिहार डायनेस्टी के ही एक और रूलर आएंगे जिनका नाम है मिहिर भोज। ये भी एक बार के लिए दोबारा से कन्नौज को कैप्चर करेंगे और इसके बाद लगभग पूरी 1 सेंचुरी के लिए कन्नौज जो है वो गुर्जर प्रतिहारास के हाथ में आ जाएगा। तो स्ट्रगल जो है उसके अंदर डिसाइसिव कोई भी विनर नहीं है, क्योंकि थोड़े थोड़े समय के लिए कन्नौज जो है कभी इस हाथ में कभी उस हाथ में आता जाता रहता है। लेकिन हाँ, अगर हम पूरे स्ट्रगल की बात करें और टाइम पीरियड निकालें कि सबसे लंबे समय किसके हाथ में कन्नौज रहा, तो वो आपके प्रतिहारा किंग्स हो जाएंगे। और प्रतिहाराज में 2 रूलर्स जो कन्नौज को सक्सेसफुली कैप्चर करते हैं उसमें एक है नागभट्ट 2 और दूसरे हैं हमारे पास मिहिर भोज। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमार को क्या करना है, हमार को एक के बाद एक पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो है इनका एनालिसिस करके रखना है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हमें क्या देखना है कि भाई पालास के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन है, प्रतिहारास के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन है, राष्ट्रकूट के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन है, और इनकी रेंज के तहत क्या आर्ट एंड कल्चर के अंदर कोई स्पेसिफिक फ्लरिशमेंट हुआ है या फिर कोई पर्टिकुलर रिलीजन है जो ज्यादा फ्लरिश किया है। तो इस पर्सपेक्टिव में हमारे को एक एक डायनेस्टी जो है उसको थोड़ा सा डेप्थ के अंदर पढ़ना पड़ेगा। स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करने से पहले आप इस मैप की हेल्प ले सकते हैं। इस मैप के अंदर हमने क्या कर रखा है, गुर्जर प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो है इन तीनों का जो है एरिया कैप्चर कर रखा है। टेरिटरीज इनकी कहाँ कहाँ थी वो हमने देख रखी हैं। तो आप देखेंगे कि भाई हमारे पास में राजस्थान, गुजरात, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल इंडिया, इन सब के अंदर कौन बैठा है, गुर्जर प्रतिहारास बैठे हैं। ईस्ट इंडिया की तरफ की अगर अपन बात करें, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये वाला जो एरिया हो गया इसके अंदर कौन बैठा है, पालास बैठे हैं। डेक्कन की बात करें अगर हम, डेक्कन और डेक्कन के अंदर जैसे महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, तो इसके अंदर कौन बैठे हैं, राष्ट्रकूट्स बैठे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये 3 मेजर पावर्स हैं और ये तीनों की तीनों किसके लिए लड़ रही हैं, कन्नौज के लिए लड़ रही हैं।
यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक एक डायनेस्टी जो है उसकी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली डायनेस्टी जिसको हम यहाँ टैकल कर रहे हैं वो होने वाली है हमारी राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हमने इसका डिस्कशन अपने लास्ट चैप्टर में भी किया था। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में हर्षवर्धन के साथ जो दो मेजर और डायनेस्टीज हैं, चालुक्याज और पल्लवाज, उसमें से चालुक्याज ऑफ बादामी जो थे उनके खत्म होने का कारण क्या था, उनके अपने खुद के फ्यूडेटरीज का राइज। तो हम देखते हैं कि भाई जो चालुक्याज ऑफ बादामी हैं उनको उनके फ्यूडेटरीज खत्म करते हैं और पावर में आ जाते हैं। ये फ्यूडेटरीज कौन है students? They are none other than the Rashtrakoot people who defeated the Chalukyas of Badami and started their own dynasty around 750 AD. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं चालुक्यास ऑफ बादामी हार जाएंगे, उसके बाद में पावर में आएंगे राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट को फाइनली कौन खत्म करेगा? राष्ट्रकूट को खत्म करेंगे चालुक्यास ऑफ कल्याणी। तो हम ये कहते हैं कि भाई चालुक्यास जो है इनका एक बार को उदय हुआ कहाँ पे? बादामी में। फिर एक बार को इनके फ्यूडेटरीज ने इन्हें खत्म कर दिया, किसने? राष्ट्रकूट्स ने। और फिर राष्ट्रकूट्स को फाइनली चालुक्यास ही खत्म करेंगे, लेकिन अब की बार जब चालुक्यास दोबारा पावर में आएंगे तो इनकी सीट ऑफ पावर नई हो जाएगी जिसका नाम होगा कल्याणी। तो हम कहते हैं फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ चालुक्यास ऑफ बादामी till the rise of Chalukyas of Kalyani, in between there is a power that is dominating Deccan India and these are known as Rashtrakuts. राष्ट्रकूट के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इनके जो फाउंडर थे उनका नाम है दंती दुर्ग, और ये लोग जो हैं सबसे पहले पावर में कहाँ पे आते हैं? महाराष्ट्र में सबसे पहले ये लोग पावर में आते हैं। इनकी कैपिटल की अगर बात करी जाए स्टूडेंट्स, इनकी कैपिटल का नाम है मन्यखेत या मलखेड़, जो कि मॉडर्न डे शोलापुर से आइडेंटिफाई की जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं राष्ट्रकूट का उदय कहाँ पे हुआ, तो आपको आंसर आना चाहिए मैम ये लोग जो है महाराष्ट्र के अंदर राइज कर रहे थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं चालुक्याज ऑफ बादामी के जो लास्ट रूलर थे उनका नाम था कीर्ति वर्मन टू। उनको दंती दुर्ग जो है हरा देते हैं, उनको मार देते हैं, और उसके बाद में अपनी खुद की नई डायनेस्टी शुरू करते हैं जिसे हम कहते हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, आगे हर डायनेस्टी के अंदर हम यही करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि इसका उदय कैसे हुआ, फिर उसके जो मेजर रूलर्स हैं उनको एक लिस्ट बना के देख लेंगे कि भाई किसने अपनी रेन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो लिस्ट बना रखी है हमने, इसको स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर का नाम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग के बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं स्टूडेंट्स, उनका नाम है कृष्णवन। कृष्णवन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कृष्णवन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट एसोसिएटेड है, और वो ये है कि इन्होंने एलोरा के अंदर एक बहुत ही सुंदर मोनोलिथिक टेम्पल बनवाया था जिसे हम कहते हैं कैलाशनाथ टेम्पल। स्टूडेंट्स कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा जो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। एलोरा के अंदर एलोरा केव्स हैं, तो केव नंबर 16 जिस केव को हम कैलाश लेनी भी कहते हैं, यहाँ पे कृष्णवन ने क्या बनवाया है? कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया है। ये जो टेम्पल है स्टूडेंट्स, इसकी ब्यूटी क्या है? इस टेम्पल के लिए ऐसा माना जाता है कि एक सिंगल पीस ऑफ रॉक था, और ये सिंगल पीस ऑफ रॉक जो है उसको हमने बॉटम टू टॉप नहीं, टॉप टू बॉटम कार्व करके मंदिर बनवाया है। और टॉप टू बॉटम कार्व करना एक बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है स्टूडेंट्स। इस वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो स्कॉलर्स हैं वो बहुत बैफल्ड हैं कि भाई किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करी गई इस मंदिर को बनाने के लिए। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं स्टूडेंट्स कैलाशनाथ टेम्पल के ऊपर, और कई लोग तो ये क्लेम करते हैं कि इस टेम्पल को एलियंस ने बनाया था। कारण ये है कि इतनी ब्यूटीफुली कार्व्ड आउट है और टॉप से बॉटम कार्व किया गया है, तो इस वजह से जो लोग हैं वो चौंक जाते हैं कि भाई इस समय के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी कैसे आई। तो जैसे पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शन को लेकर बहुत सारी डिबेट्स हैं, उसी तरह से कैलाशनाथ टेम्पल के आर्किटेक्चर को लेके भी बहुत सारी डिबेट्स हैं। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये बना कब है? राष्ट्रकूट डायनेस्टी के अंडर बना है, कृष्णवन ने इसे बनवाया है, और एलोरा के अंदर केव 16 कैलाश लेनी केव के अंदर हमें कैलाशनाथ टेम्पल मिलता है। इसका और डिस्कशन डिटेल में हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर टेम्पल आर्किटेक्चर के टॉपिक के अंदर करेंगे। कृष्णवन के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं उनका नाम है ध्रुव 3।
ध्रुव थ्री की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इन्होंने गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के एक फेमस रूलर वत्सराज जो है उनको हराया था, और उसके अलावा पाला डायनेस्टी के जो रूलर है धर्मपाल, इनको भी हराया था। ध्रुव थ्री के बाद हमारे पास जो एक और मेजर रूलर आते हैं उनका नाम है गोविंद थ्री, और इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने प्रतिहारा डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर नागभट्ट टू को हरा दिया था, और उसके अलावा इन्होंने धर्मपाल को भी हराया है। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, इन तीनों डायनेस्टीज के अंदर क्या चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है कन्नौज के लिए। इसीलिए हर रूलर के रेन में आप यही देखेंगे कि भाई या तो इसने किसी दूसरे रूलर को हराया या फिर ये उससे हार गया। हम लोग को जितने याद रह जाए उतना ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि भाई गोविंद थ्री ने नागभट्ट टू को हराया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़े बड़े जो फेमस रूलर्स हैं उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री याद रखने की कोशिश करेंगे, छोटे मोटे जो बीच में आते हैं उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। गोविंद थ्री के लिए आपको जरूर याद रखना है कि भाई इन्होंने नागभट्ट टू को हरा दिया था, जो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि नागभट्ट टू प्रतिहारा डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर माने जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारे पास में आते हैं नेक्स्ट राष्ट्रकूट रूलर, जिनका नाम है अमोघवर्ष। अमोघवर्ष की अगर हम बात करें तो उनको ये पॉलिटिकल स्ट्रगल के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इंस्टेड ये वो राजा हैं जिन्होंने आर्ट एंड कल्चर के डोमेन के अंदर बहुत ज्यादा पेट्रनाइजिंग करी है। ये खुद भी एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर लिखना पसंद करते थे, और उसके अलावा अपने कोर्ट में बहुत सारे स्कॉलर्स को बैठाते थे, उनको भर के पैसा देते थे कि तुम भी लिटरेचर लिखो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ही यूज्ड टू प्रेफर रिलीजन एंड लिटरेचर ओवर वॉर, एंड दैट इज व्हाई ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूट किंग हु वाज नॉट मच इंटरेस्टेड इन द एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। इनके साथ में स्टूडेंट्स दो मेजर टाइटल्स एसोसिएट किए जाते हैं, एक तो इनको बोलते हैं सर्व, उसके अलावा इनको बोलते हैं नृपतुंग। तो कभी कभी आप अमोघ वर्ष का पूरा नाम देखेंगे तो इनको नृपतुंग अमोघ वर्ष भी बोला जाता था। तो ये दोनों टाइटल्स के नाम आपको याद रखने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, अमोघ वर्ष लिटरेचर को सिर्फ पेट्रनाइज नहीं करते थे, बल्कि वो खुद भी एक बहुत ही जाने माने पोएट थे। इस वजह से इन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर एक पोइट्री की किताब लिखी है, जिसे हम कहते हैं कवि राजा मार्ग। कवि राजा मार्ग इनकी सबसे पॉपुलर रचना है कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर। इसके अलावा इन्होंने और भी किताबें लिखी हैं, जैसे कि रन मल्लिका एंड द नेक्स्ट वन इज पसोनोतर मल्लिका। ऑल राइट, तो ये जो दो किताबें हैं इनकी थीम है मॉरल प्रिंसिपल्स, और इसके अलावा सबसे फेमस बुक जो है स्टूडेंट्स उसका नाम है कवि राजा मार्ग, जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में पोएट्री के ऊपर एक किताब है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और रूलर्स जो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास में है इंद्र थ्री। वी हैव इंद्र थ्री, जिनकी बात करें तो इनके लिए कहा जाता है इन्होंने एक बार के लिए राष्ट्रकूट एम्पायर की जो पावर है उसको रीस्टैब्लिश किया है। इनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने 915 एडी में कन्नौज को इन्वेड किया, और उसके साथ साथ गुर्जर प्रतिहारा एम्पायर से गुजरात का कंट्रोल छीन लिया। जब स्टूडेंट्स इंद्र थ्री कन्नौज को इन्वेड करते हैं तो उस टाइम पे कन्नौज में कौन बैठे हैं पावर में, कन्नौज में प्रतिहारास बैठे हैं। तो कन्नौज को कंट्रोल तो नहीं कर पाते, लेकिन प्रतिहारास की पावर जो है उसको कंसिडरेबली वीक कर देते हैं, और प्रतिहारास से ये गुजरात छीन लेते हैं। ये बात अपने को कैसे पता चलती है, बेसिकली मैंने जैसा कि आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बता दिया था, इस टाइम पे हम देखते हैं कि बहुत सारे अरब ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स और रेडर्स जो हैं वो भी इंडिया की तरफ आ रहे हैं। तो हमारे पास में एक अरब ट्रैवलर है जिनका नाम है अल मसूदी, एक अरब ट्रैवलर हैं जिनका नाम है अल मसूदी। वो बोलते हैं कि प्रतिहारास जो हैं उनके पास में किसी भी तरफ से सी का कंट्रोल नहीं था। तो इस पॉइंट से हम ये मानते हैं कि भाई जब अल मसूदी आए थे तब तक इंद्र थ्री जो है ऑलरेडी गुजरात को कैप्चर कर चुके थे, और क्योंकि हमारे पास कोस्ट लाइन गुजरात के पास ही पड़ती है तो वो प्रतिहारास से राष्ट्रकूट ने छीन लिया था, और इस वजह से प्रतिहारास के पास में सी का कंट्रोल नहीं था। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं इंद्र थ्री के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं उनका नाम है कृष्ण थ्री। कृष्ण थ्री जो है स्टूडेंट्स, ये प्रतिहारा रूलर्स की पावर को और बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट खत्म करने की वर्ज पर ले आएंगे। तो यहां पर हम देखते हैं 963 एडी में जो है कृष्ण थ्री नॉर्थ इंडिया को इन्वेड करेंगे और प्रतिहारा डायनेस्टी जो है उसको डिफीट कर देंगे।
इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये प्रतिहारा रूलर्स के अलावा एक और पावर जो कि 10th सेंचुरी के अंदर इंपॉर्टेंट हो रही है, जो कि चोल डायनेस्टी है, उसके रूलर परंटक वन को भी डिफीट कर देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने जब आपको संगम लिटरेचर, संगम पीरियड पढ़ाया था, तब से मैं आपको बता रही हूँ कि चोलाज और चेराज जो हैं उनका 9th से 10th सेंचुरी एडी के अंदर फिर से उदय होगा बाय द नेम ऑफ इंपीरियल चोलाज एंड इंपीरियल चेराज। तो इसमें से इंपीरियल चोलाज जो हैं वो बहुत ही कंसिडरेबल, बहुत ही फॉर्मिडेबल पावर बन जाते हैं 10th सेंचुरी के अंदर। लेकिन उनके एक रूलर परंटक वन जो हैं उनको कौन डिफीट कर रहे हैं? कृष्ण थ्री डिफीट कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है? कन्नौज पे अटैक किया 963 एडी में, और प्रतिहार डायनेस्टी जो है उसकी पावर को कंसिडरेबली इन्होंने वीक कर दिया। जब स्टूडेंट्स कृष्ण थ्री परंटक वन को हराते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कि ये रामेश्वरम के अंदर एक टेम्पल बनवाते हैं और वहां पे अपनी विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए एक पिलर भी बनवाते हैं। तो ये जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई रामेश्वरम में टेम्पल किसने बनवाया? कृष्ण थ्री राष्ट्रकूट रूलर ने। क्यों बनवाया? क्योंकि उन्होंने चोल रूलर परंटक वन को हराया था, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए, उसकी खुशी में इन्होंने यहाँ पर ये टेम्पल और एक विक्ट्री पिलर को बनवाया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो है, इसके बारे में हमें काफी इंफॉर्मेशन अरब ट्रैवलर्स के थ्रू मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अल मसूदी जो हैं वो हमारे को बता रहे हैं कि भाई राष्ट्रकूट डायनेस्टी के अंदर क्या चल रहा था। यहाँ पे अरब ट्रैवलर्स हमारे को बताते हैं कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के अंदर विमेन जो हैं उनके पास भी कंसिडरेबल पावर थी। एक तो हमें ये पता चलता है कि जो वहां की विमेन है वो अपने फेसेस को वेल, यानी पर्दा सिस्टम जैसी कोई भी चीज राष्ट्रकूट एम्पायर के अंदर नहीं थी। लेडीज अपने फेस को वेल नहीं करती थी। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमें ये पता चलता है कि अमोघ वर्ष जो हैं, अमोघ वर्ष की जो डॉटर हैं, अमोघ वर्ष की जो डॉटर थी, उनको इन्होंने रायचूर दोआब का गवर्नर बना रखा था, गवर्नर ऑफ रायचूर दोआब। तो यहां से स्टूडेंट्स हमें क्या पता चलता है कि विमेन जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी पार्टिसिपेट करती थी, और सोशली भी अगर देखा जाए तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे। फॉर इंस्टेंस उनको अपना चेहरा ढकने की कोई जरूरत नहीं थी। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और हमारी दूसरी पावर को टैकल करते हैं, दैट इज द पाल डायनेस्टी। पालास की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो लगभग उसी टाइम पे ये लोग पावर में आते हैं जिस टाइम पर हम देख रहे हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी पावर में आ रही है। हर्षवर्धन के टाइम पे हमने देखा था कि बंगाल की तरफ कौन बैठे थे? गौड़ डायनेस्टी बैठी थी। गौड़ डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर का नाम क्या था? शशांक। शशांक जो थे वो हर्षवर्धन के जाने दुश्मन थे, लेकिन शशांक जब तक जीवित रहे हर्षवर्धन उनका बाल भी बांका नहीं कर पाए। शशांक की डेथ के बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि गौड़ डायनेस्टी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, और इस कंफ्यूजन का फायदा उठाते हैं पालाज और अपनी खुद की डायनेस्टी शुरू करते हैं बंगाल में, जिसे हम कहते हैं पाला डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी के स्टूडेंट्स जो फाउंडर हैं इनका नाम है गोपाल। इनके एरिया की अगर हम बात करें तो इनकी मेन टेरिटरी तो थी बंगाल, और उसके अलावा हम देखते हैं इन्होंने बिहार, असम और उड़ीसा के पार्ट्स के को भी कॉन्कर कर लिया था, और वहां पे भी अपनी डोमिनेंस असर्ट कर ली थी। कैपिटल की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो पाला डायनेस्टी की जो कैपिटल है वो है मुंगेर। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं पाला डायनेस्टी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से याद रखना है, वो ये है कि पालास बहुत ही ज्यादा बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे, बुद्धिज्म को पेट्रनाइज करते थे। ऑलमोस्ट हर पाला रूलर के अंडर आप एक या दो पॉइंट्स ऐसे देखेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये बुद्धिज्म को पेट्रनाइज कर रहे हैं, और इनके टाइम पीरियड के अंदर बुद्धिज्म बहुत फ्लरिश कर रहा था। ऑलरेडी स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर्स के अंदर हमारे पास पालाज और बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम गोपाल की बात करें स्टूडेंट्स तो गोपाल बुद्धिज्म के बहुत बड़े सपोर्टर थे, और इसके तहत इन्होंने एक मोनेस्ट्री जिसे हम ओदंतपुरी बोलते हैं, जो कि मॉडर्न बिहार के अंदर है, वहां पर हम देखते हैं ओदंतपुरी मोनेस्ट्री जो है वो इन्होंने बनवाई थी। गोपाल के बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पाल रूलर आते हैं स्टूडेंट्स, उनका नाम है धर्मपाल। धर्मपाल की अगर हम बात करें तो इनको ध्रुव थ्री जो कि एक राष्ट्रकूट रूलर हैं वो हरा देते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि धर्मपाल जो हैं उनसे हारने के बावजूद कुछ समय के लिए कन्नौज के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं।
इसका रीजन क्या है? हम देखते हैं कि ध्रुव थ्री जो हैं वो आते हैं और धर्मपाल को हराते हैं। दोनों में लड़ाई किस बात के लिए चल रही है? स्ट्रगल अल्टीमेटली सबका किस बात के लिए चल रहा है? कन्नौज को कैप्चर करने के लिए चल रहा है। तो कन्नौज को कैप्चर करने के लिए एक बार को ध्रुव थ्री और धर्मपाल की लड़ाई होती है। धर्मपाल जो है वो हार जाते हैं, उसके बावजूद वो कुछ समय के लिए कन्नौज में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ध्रुव थ्री अपनी पावर कंसोलिडेट किए बिना डेक्कन की तरफ वापस चले जाते हैं। वो डेक्कन की तरफ वापस चले जाते हैं, इसलिए थोड़े से समय के लिए हम देखते हैं कि ध्रुव जो है वो कन्नौज को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसके बावजूद ध्रुव जो है धर्मपाल जो है लंबे समय के लिए कन्नौज को अपने हाथ में नहीं रख पाते, क्योंकि तीसरी पावर और बैठी है। कौन बैठे हैं? गुर्जर प्रतिहारास बैठे हैं, जो इनको कन्नौज में अपनी पावर कंसोलिडेट करने का मौका नहीं देते। और यहां पर हम देखते हैं कि धर्मपाल जो है उनको नागभट्ट टू हरा देते हैं और कन्नौज को कैप्चर कर लेते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स हम देखते हैं धर्मपाल की अगर हम बात करें तो अगेन मैंने आपको बताया था कि पाला डायनेस्टी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है? बुद्धिज्म को लेके है। पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर किसने किसको हराया, इस तरह के क्वेश्चंस लगभग नामुमकिन है, लेकिन स्टोरी समझने के लिए हमने इन पॉइंट्स को यहाँ पर ऐड कर रखा है। याद रखने वाली जो बातें हैं स्टूडेंट्स वो आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से है। फॉर इंस्टेंस कि भाई एलोरा के अंदर कृष्णवन ने कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया था, या अमोघ वर्ष ने कौन सी किताब लिखी है, इस तरह के क्वेश्चन आने की लाइक्लीहुड ज्यादा होती है। उसी तरह से पाल डायनेस्टी के अंदर उदंतपुरी मोनेस्ट्री किसने बनवाई, ये पॉइंट्स जो है इनको ज्यादा ध्यान से याद रखना है इन कंपैरिजन टू दी पॉलिटिकल हिस्ट्री। इन एनी के स्टूडेंट्स अगर हम पालास की बात करें तो जो सेकंड रूलर अपने पास है धर्मपाल, इन्होंने भी बुद्धिज्म को पेट्रनाइज किया है और उसको प्रमोट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको हम देखते हैं कुमार गुप्त ने इस्टेब्लिश किया था, जो कि एक गुप्ता रूलर थे, वो इस टाइम तक आते आते रूइंस के स्टेट में चली गई थी, यानी कि बहुत ज्यादा कंसिडरेबली पावरफुल नहीं थी नालंदा डायनेस्टी। इसलिए इसके अंदर पैसा डालते हैं कौन? धर्मपाल इसके अंदर पैसा डालते हैं और इसको फिर से रिवाइव कर देते हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स धर्मपाल जो हैं बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए, बुद्धिज्म के स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई के लिए एक और यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन करते हैं, जिसका नाम है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं धर्मपाल के अंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट विहार बनता है। विहार क्या होता है स्टूडेंट्स? बेसिकली बुद्धिज्म के आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप के कंस्ट्रक्शन होते हैं, एक होता है चैत्य और दूसरा होता है विहार। चैत्य क्या होता है? चैत्य होती है वर्शिप प्लेस ऑफ द मंक्स। और विहार क्या होता है? विहार रेसिडेंशियल एरिया को कहा जाता है, ये होती है रिसाइडिंग प्लेस ऑफ द मंक्स एंड नन्स। तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये एक बुद्धिस्ट केव है, ये बुद्धिस्ट चैत्य केव है। चैत्य केव का मतलब हो गया यहाँ पर पूजा वूजा होती है। अगर मैं बोलूं ये बुद्धिस्ट विहार केव है तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि यहाँ पर मंक्स और नन रहा करते थे, उनकी रिसाइडिंग प्लेस है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं धर्मपाल जो है वो एक विहार यानी कि एक रेस्टिंग प्लेस बनवा रहे हैं, जिसका नाम है सोमपुर महाविहार, और इसको पहाड़पुर में ये बनवाते हैं। अगेन स्टूडेंट्स हमने देखा गोपाल के अंडर क्या बन रहा है? ओदंतपुरी मोनेस्ट्री। धर्मपाल के अंडर क्या हो रहा है? एक तो नालंदा रिवाइव करा दिया इन्होंने, विक्रमशिला बनवा दी, और उसके अलावा इन्होंने सोमपुरा महाविहार बनवाया है। कहाँ पे? पहाड़पुर में। तो ये जो पॉइंट्स है इनके ऊपर ज्यादा लाइक्लीहुड है प्रीलिम्स के क्वेश्चन आने की। वैसे भी बुद्धिज्म जो है वो बहुत ही हॉट टॉपिक है प्रीलिम्स का, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको बहुत अच्छे से याद रखना है। धर्मपाल के बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं उनको उनके बेटे सक्सीड करते हैं, जिनका नाम है देवपाल। देवपाल की रेन के अंदर भी बुद्धिज्म जो है उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। यहां पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं देवपाल के अंडर एक विहार बनता है नालंदा में, और इस विहार को कौन बनवाते हैं? इस विहार को देवपाल नहीं बनवाते हैं, बल्कि हमारे पास सुमात्रा, जावा और मलय के अंदर एक डायनेस्टी बैठी है जिसे हम कहते हैं शैलेंद्र डायनेस्टी। ये जो शैलेंद्र डायनेस्टी थी स्टूडेंट्स, ये भी बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा पेट्रनाइज करती थी। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बड़ी पावर थी ये। तो ये
देवपाल से परमिशन मांगती है कि भाई हमें नालंदा के अंदर एक विहार बनवाना है, और इसके लिए परमिशन इनको देवपाल दे देते हैं। जो रूलर देवपाल से परमिशन मांगते हैं इनका नाम है बालपुत्र देव। तो बालपुत्र देव कौन है? शैलेंद्र डायनेस्टी के रूलर हैं। शैलेंद्र डायनेस्टी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक बड़ी डायनेस्टी थी जो कि बुद्धिज्म को पेट्रनाइज करती थी। इन्होंने देवपाल से नालंदा के अंदर एक विहार बनाने की परमिशन मांगी जो इनको मिल गई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पाल डायनेस्टी में पॉलिटिकल हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं आर्ट एंड कल्चर में भी हम इसको एक बार दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन पालास के अंदर एक पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग भी था। पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग, इसके अंदर जो पेंटिंग्स बनती थी वो किसकी बनती थी? बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की पेंटिंग बनती थी। इसके तहत जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने पेंटेड इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट बनाया है उसका नाम है स्टूडेंट्स प्रज्न पारामिता। प्रज्न पारामिता एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसको पेंटिंग्स के थ्रू दर्शाया गया है, और ये जो पेंटिंग्स के थ्रू इसकी मैन्यूस्क्रिप्ट बनी है ये पाला स्कूल के अंडर कमीशन हुई थी, यानी कि पाला रूलर्स ने इसको पेट्रनाइज किया है। तो ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं बुद्धिज्म के ये पालाज ने किए हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इनके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आए हैं और आगे आने की भी बहुत लाइकलीहुड है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी मेजर पावर की तरफ, जो है गुर्जर प्रतिहारास। गुर्जर प्रतिहारास की बात करें तो ये तीनों ही पावर्स, पाला, प्रतिहारा, राष्ट्रकूट, तीनों की तीनों जो पावर्स हैं ये 750 एडी के आसपास पावर में आती हैं। तो ये भी अर्ली 8th सेंचुरी के अंदर पावर में आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले ये अपनी सीट ऑफ पावर बनाते हैं उज्जैन को, और इनके फाउंडर का नाम है नागभट्ट। यहां पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनकी मेन सीट ऑफ पावर क्या है? उज्जैन, यानी कि सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया के अंदर ये लोग पावरफुल थे। नागभट्ट जो हैं, जो जिनको इसका मेन फाउंडर माना जाता है, जिनके अंदर इनकी पावर जो है कंसिडरेबली एक डायनेस्टी बनने के नाम जितनी बढ़ गई थी, उनके अंडर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा अरब इन्वेजन्स हो रहे हैं जिनको ये रेजिस्ट कर रहे हैं। अगेन स्टूडेंट्स ये अरब इन्वेजन्स टेरिटरी के लिए नहीं हो रहे थे, ये सिर्फ रेडिंग पर्पस के लिए होते थे। ये अरब्स आते थे, मंदिर मंदिर लूटते थे, उसमें से पैसा लेते थे और वापस चले जाते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन अरब इन्वेजन्स को कौन कर्ब कर रहा है, कौन रेजिस्ट कर रहा है? गुर्जर प्रतिहारा एम्पायर के बड़े रूलर जिनका नाम है नागभट्ट वन। नागभट्ट वन के बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं उनका नाम है वत्सराज। वत्सराज की हमने ऑलरेडी बात करी थी। इनको एक राष्ट्रकूट रूलर जिनका नाम है ध्रुव थ्री वो डिफीट कर देंगे जब ये दोनों कन्नौज को कैप्चर करने के लिए लड़ रहे होंगे। वत्सराज के बाद जो हमारे पास सबसे पावरफुल रूलर आते हैं गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के, इनका नाम है नागभट्ट टू। स्टूडेंट्स नागभट्ट टू का ऑलरेडी डिस्कशन हो गया है बाकी दो डायनेस्टीज के अंडर। नागभट्ट टू वो रूलर होने वाले हैं जो पहली बार कन्नौज को कैप्चर करके गुर्जर प्रतिहारा एम्पायर का पार्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये धर्मपाल जो कि पाला रूलर हैं उनको हराएंगे और कन्नौज को कैप्चर कर लेंगे, लेकिन ये एक राष्ट्रकूट रूलर के हाथों डिफीट खाएंगे जिनका नाम है गोविंद थ्री। लेकिन स्टूडेंट्स हम देखते हैं गोविंद थ्री जो है वो डेक्कन की तरफ वापस चले जाएंगे और अपनी पावर को कंसोलिडेट नहीं करेंगे, और इस वजह से नागभट्ट टू उनके जाते ही दोबारा से कन्नौज को कैप्चर कर लेते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स नागभट्ट टू को सबसे बड़ा रूलर माना जाता है गुर्जर प्रतिहारा एम्पायर का, एज ही वाज द फर्स्ट रूलर हु वाज सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग कन्नौज नॉट वंस बट ट्वाइस एंड कीप इट एंड रिटेन इट एज अ पार्ट ऑफ द गुर्जर प्रतिहारा एम्पायर। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे पास जो सबसे नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं उनका नाम है मिहिर भोज। सो बेसिकली अपने पास 8th से 9th सेंचुरी के अंडर प्रतिहारा डायनेस्टी में सबसे बड़े रूलर हैं नागभट्ट टू, और 9th से 10th सेंचुरी एडी के बीच में जो सबसे बड़े प्रतिहारा रूलर होने वाले हैं उनका नाम है मिहिर भोज। मिहिर भोज ही वो रूलर होने वाले हैं स्टूडेंट्स जो कि अब दोबारा एक बार से कन्नौज को कैप्चर करेंगे और पूरी एक सेंचुरी के लिए कन्नौज को गुर्जर प्रतिहारा एम्पायर का पार्ट बनाकर रखेंगे। यहां पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास अरब ट्रैवलर्स हैं जो बताते थे कि प्रतिहारास के पास बेस्ट कैवलरी थी, और यहां पे ये स्पेसिफिकली मिहिर भोज की बात करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स जो अरब ट्रैवलर हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि प्रतिहारास के पास सबसे अच्छी कैवलरी थी, इनका नाम अगेन है अल मसूदी।
तो अल मसूदी किस किस के बारे में बात कर रहे हैं? राष्ट्रकूट रूलर्स के बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा ये हमें प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में भी बता रहे हैं। तो मिहिर भोज के लिए ये कहते हैं कि इनके पास बेस्ट कैवलरी थी, और ये जो घोड़े हैं ये इंडिया से नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया और अरेबिया से इंपोर्ट कराते थे ट्रेड के थ्रू, एंड एज अ रिजल्ट इनके पास में जो हॉर्सेस थे वो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के होते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मिहिर भोज जो हैं वो ईस्ट इंडिया की तरफ यानी बिहार बंगाल की तरफ फैलने की कोशिश करते हैं, अपना एम्पायर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके तहत इनको जो देवपाल हैं जो कि एक पाला रूलर हैं वो डिफीट कर देते हैं। अगेन स्टूडेंट्स आई नो इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल बैटल्स चल रहे हैं, कभी इसने इसको डिफीट कर दिया, कभी इसने इसको डिफीट कर दिया। तो इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिसमें कन्नौज का कैप्चर हुआ है बस वो वाले पॉइंट्स याद रखेंगे, और उसके अलावा जो कल्चर से रिलेटेड पॉइंट्स हमारे पास हैं उनको हमें सबसे ज्यादा याद रखना है। मिहिर भोज के बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट मेजर गुर्जर प्रतिहारा एम्पायर के रूलर आते हैं, इनका नाम है महेंद्र पाल। महेंद्र पाल जो है स्टूडेंट्स वो कश्मीर में अपने एम्पायर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हार जाते हैं, और इनफैक्ट इनको रिटर्न में कश्मीर के रूलर को कुछ टेरिटरीज भी देनी पड़ती हैं जो इनसे पहले इनके प्रिडिसेसर मिहिर भोज ने कैप्चर करी थी। Apart from that, students, the last major ruler of the Gurjar Pratihara Empire was Mahipal. महिपाल के रेन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो इन्हीं की वो रेन है जिसके अंदर हम देखते हैं राष्ट्रकूट रूलर कृष्ण थ्री आके कन्नौज को इन्वेड करेंगे। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि महिपाल जो हैं इनकी रेन में भी पॉलिटिकली एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, लेकिन जो चीज हमें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा याद रखनी है वो है आर्ट एंड कल्चर वाला पॉइंट। और इसमें स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि महिपाल के कोर्ट में एक बहुत ही फेमस पोएट बैठा करते थे जिनका नाम है राजशेखर। तो यहाँ पे अगेन याद रखने वाली बात पॉलिटिकल हिस्ट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आर्ट एंड कल्चर का पर्सपेक्टिव, और यहाँ पे ये राजशेखर को पेट्रोनाइज कर रहे हैं जो कि इनके कोर्ट पोएट हैं। राजशेखर से एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं उसमें हमारे पास है कर्पूरा मंजरी और दूसरी है काव्य मीमांसा। तो ये दो किताबें हैं जो कि राजशेखर ने लिखी थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कुछ और पोएट्स हैं जो इनके रेन के अंडर इनके कोर्ट के अंदर बैठते थे, जैसे कि बल रामायण, बाल एंड भारत। Sorry students, this is more works that are written by राजशेखर। तो कर्पूरा मंजरी, काव्य मीमांसा, इनके अलावा हमारे पास बाल रामायण, बाल एंड भारत, ये तीन और ड्रामा हैं जो कि राजशेखर ने लिखे हैं जो कि महिपाल के कोर्ट में बैठते थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगेन अगर हमें याद रखना है इन तीनों डायनेस्टीज के अंदर तो कौन से पॉइंट सबसे ज्यादा याद रखने हैं? आपको उन रूलर्स के नाम याद रखने हैं जो कि कन्नौज को कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो गए। ये बस पॉलिटिकल हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है। इसके अलावा सोशल हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं उनके नाम याद रखने हैं, अगर कोई किंग है जिसने खुद कोई किताब लिखी है जैसे कि अमोघवर्ष तो उनके नाम याद रखने हैं। उसके अलावा पाला में जो स्पेसिफिकली आपको याद रखना है वो है इनका बुद्धिज्म की तरफ कंट्रीब्यूशन, क्या क्या यूनिवर्सिटी बनवाई, कौन से विहार बनवाए, क्या कोई मोनेस्ट्री बनवाई। तो ये सारे कंट्रीब्यूशंस जो हैं ये आपको जरूर जरूर से याद रखने हैं। चलिए स्टूडेंट्स इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई गुर्जर प्रतिहारा एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ। गुर्जर प्रतिहारास के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हमने देखा कि भाई 963 एडी आते आते कृष्ण थ्री जो हैं वो कन्नौज के ऊपर अटैक करते हैं और इसके बाद में गुर्जर प्रतिहारास की पावर जो है वो कंसिडरेबली वीक हो जाती है। इसके बावजूद स्टूडेंट्स इनका जो डिक्लाइन है वो राष्ट्रकूट अटैक की वजह से नहीं होता। इंस्टेड हम देखते हैं कि प्रतिहारा डायनेस्टी के अपने जो फ्यूडेटरीज हैं, अपने जो फ्यूडेटरीज हैं यानी कि वो लोकल किंग्स जिन्होंने प्रतिहारा डायनेस्टी की सोवरेनिटी मान रखी थी लेकिन रूल अपने हिसाब से कर रहे थे, वो जो फ्यूडेटरीज हैं वो 10th सेंचुरी आते आते अपने आप इंडिपेंडेंस असर्ट कर देते हैं। तो इंटरनल रिबेलियन की वजह से, इंटरनल रिबेलियन की वजह से गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी टूटेगी, ना कि राष्ट्रकूट के अटैक की वजह से। नेचुरली स्टूडेंट्स राष्ट्रकूट के अटैक ने इनकी पावर को कम कर दिया था और इस वजह से हम देखते हैं इनके जो फ्यूडेटरीज हैं उन्हें लगा सही मौका है, अब हम इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर सकते हैं और हम अपना खुद का एम्पायर चलाएंगे। तो इस वजह से हम देखते हैं 10th सेंचुरी का एंड आते आते इनके अपने फ्यूडेटरीज
इंडिपेंडेंस असर्ट कर देंगे। और गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी का जब ब्रेकअप होता है तो हम देखते हैं कि इसमें से बहुत सारे राजपूत क्लैंस इमर्ज होकर आते हैं। तो अगर हम मिडिवल इंडिया के राजपूत पावर्स की बात करें तो इनका इंसेप्शन, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, ये गुर्जर प्रतिहारा एम्पायर के टूटने के बाद पावर में आएंगे। कुछ मेजर राजपूत पावर्स जो कि गुर्जर प्रतिहारा से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करती हैं, उसमें आते हैं आपके चालुक्याज, चांडेलाज, चाहमनाज, गहदावलाज, परमार्स, कालाचुरीज एंड गुहिल्लाज। ये सब के सब कौन थे स्टूडेंट्स? गुर्जर प्रतिहारा एम्पायर के फ्यूडेटरीज थे, लेकिन 10th सेंचुरी आते आते इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं और अपने आप में इंडिविजुअल राजपूत क्लैंस बन जाते हैं, जो कि अब मिडिवल इंडिया को डोमिनेट करेंगे और मुस्लिम रूलर्स के साथ लड़ाई करेंगे। तो इसके साथ में स्टूडेंट्स हमारा ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज का डिस्कशन खत्म होता है। अगेन स्टूडेंट्स इसके अंदर पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्यादा है, तो स्टोरी समझने के लिए, हमें कनेक्ट बनाने के लिए ये पॉइंट्स थोड़े बहुत समझ में आने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जो पॉइंट्स जिनके ऊपर सवाल आ सकते हैं वो आर्ट एंड कल्चर वाले हैं और उनको हमने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है बीच बीच में लेक्चर में, तो उन पॉइंट्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। So with this students, our discussion of the tripartite struggle between the Palas, Pratiharas and Rashtrakutas is complete. I hope you were able to understand all the points thoroughly. Students, if you enjoy studying with me, don't forget to like this particular video and don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon so that you can be notified whenever a new video is coming up. Thank you so much for joining me.